नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। मोदी जी के नाम ना लेकर दोस्त का भला किया या बुरा। दूसरा, बीजेपी को कब मिला राष्ट्रभक्ति प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार। तीसरा, असम में 2026 के चुनाव की तैयारी शुरू। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी आर्थिक सहयोग के रूप में, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त एक बार भी आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। इसके डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहली बात, मोदी जी ने नाम ना लेकर दोस्त का भला किया या बुरा। कल पार्लियामेंट में मोदी जी की स्पीच का सबको इंतजार था। कल 8 फरवरी को, क्योंकि 7 फरवरी को राहुल गांधी ने मेरे हिसाब से एक बहुत फोर्सफुल स्पीच और जिसमें उसने बिल्कुल ठीक से अडानी जी को बीजेपी के पाले में और सरकार के पाले में खड़ा कर दिया था कि ये उनके साथी हैं। उसके बाद भी हुआ ये कि बीजेपी अडानी के पक्ष के बचाव के उसमें आ गई मुद्रा में। प्राइम मिनिस्टर साहब को 8 फरवरी को सदन में बोलना था और मूल रूप से सारे जो भाषण हो रहे थे, चाहे राहुल गांधी के हों चाहे मोदी के हों, ये सब राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर था। हुआ यह था कि जब पार्लियामेंट लगातार चल नहीं रही थी तो फॉर्मूला ये निकला था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलेंगे तो, लेकिन जो मन होगा वो बोलेगा, उसको रोका नहीं जाएगा कि आप ये बोलिए और ये मत बोलिए। क्योंकि एक रिसेंट टाइम्स में अब जो स्पीकर हैं या जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, सब लोग बहुत टोका-टाकी करते हैं, क्योंकि विपक्ष वालों को ये था कि क्या जवाब देंगे, और जो पक्ष में थे वो बिल्कुल थे कि आज तो मोदी जी आएंगे और बिल्कुल धज्जियां उड़ा देंगे, कहीं पता नहीं लगेगा कि राहुल गांधी ने क्या बोला था। एक ऐसा साफ बोल्ड करेंगे। खैर 3:30 बजे शुरू होना था, थोड़ा लेट हो गया। इसमें 1-2 चीजें ये थी कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो जो सीनियर कैबिनेट के जितने लोग थे और जो प्रोमिनेंट रहते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, गडकरी साहब, निर्मला सीतारमन जी, स्मृति ईरानी, ये सब गायब थे उस दिन। कारण जो भी रहा होगा आने का। जब मोदी जी ने भाषण शुरू किया तो राहुल गांधी जी उस समय उपस्थित नहीं थे, तो ये अजीब सा सबको लगा कि भाई ये क्यों नहीं, लेकिन वो आ गए। इसका मतलब कहीं पार्लियामेंट में बैठे तो वो आ गए मोदी जी का भाषण शुरू होने के। मोदी जी के जो कुल भाषण था या जो स्पीच थी, मैं भाषण इसलिए बोल रहा हूँ, वो पार्लियामेंट में कोई एक वक्तव्य दे रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं एक रैली कर रहे हैं, उस रैली में भाषण दे रहे हैं, और वो एमपी को कुछ बताने के बजाय, संसद सदस्यों को बताने के बजाय, वो पब्लिक एट लार्ज को जो उनकी है उनको मुखातिब होकर सारी बातें कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियां, वही पुराना उज्ज्वला की योजना, स्वच्छ भारत इत्यादि इत्यादि, ये सब उन्होंने बताना शुरू किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे, जिसको कहते हैं ना कि गजब की बात है, जो ये करते हैं, जिस फिलॉसफी को मानते हैं, जैसे इनका व्यवहार होता है, भाषण में या इस तरह के वक्तव्यों में बिल्कुल उलट बोलते हैं। अब मैं 1-2-3 बानगी आपको दिखा दूं। उनका कहना था कि विपक्षी जो है वो अहंकार में डूबे रहते हैं। अहंकार में कौन डूबा रहता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में अभी ये आता कितने आन बान शान से ये लोग रह रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर की हालत जाके देखिए, लोकतंत्र का वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं है, लोग को कितना डर और क्या माहौल है, ये आन बान शान, कुछ भी बोलते रहो। फिर उनका कहना था कि गंदे और झूठे आरोप सुनने का साहस जो मेरे साथ के लोग, मेरे बाकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो गजब है। गंदे और झूठे बातें तो आपके यहाँ के जो अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, किसका नाम न लें, वो वर्मा जी, परवेश वर्मा, अरे हमारे गृह मंत्री जी। फिर इन्होंने तीसरा कहा कि इस देश में केवल गांधी का रास्ता ही रहेगा, जो गांधी के ही रास्ते इज द ओनली रास्ता। और साध्वी प्रज्ञा जी को टिकट किसने दिया है? एमपी कहाँ से है? किसी और पार्टी, किसी और देश की पार्टी से हैं क्या? किसने दिया है? गोडसे के जो हिमायती लोग हैं वो, उनको कौन फॉलो करता है? खैर, फिर उन्होंने बार बार एक चीज जो मुझे लगी, वो बार बार इधर क्या हो गया है कि कुछ ज्यादा ही नाम लिया जा रहा है राष्ट्रपति जी का, कि राष्ट्रपति जी जनजाति शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, राष्ट्रपति जी महिला हैं, इत्यादि इत्यादि। एक चीज समझ नहीं आता है कि बीजेपी के कितने प्रदेशों में कितने चीफ मिनिस्टर और कितने प्रदेश अध्यक्ष जो पोजीशन ऑफ पावर होती हैं, वो कितने दलित, वंचित या महिलाएं हैं।
ये भी अगर बीजेपी बताता या प्रधानमंत्री बताते तो उनकी बात में और दम लगता। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कुछ चीजें ऐसे कहते हैं ना कि वो जब बार बार ये कहते हैं ना शेर आया शेर, वो लोगों को डराते रहेंगे, तो जब असली में कोई समस्या आएगी तो लोग नहीं सुनेंगे। उन्होंने बताया कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हमने कैसे हैंडल किया। आपने तो थाली बजा के, कटोरी बजा के, ताली बजा के, मोमबत्ती जला के हैंडल किया था, याद है सबको भाई। फिर आपने कहा कि इस समय देश युद्ध के मुहाने पर था, युद्ध के मुहाने पर था, लेकिन गलवान में आपने क्या कहा, न कोई घुसा है न कोई घुसा था। और आज भी आप नहीं कुछ बोलने को तैयार हैं। पार्लियामेंट में कई संसद सदस्यों ने स्पेसिफिक बात कही कि जो हमारे कॉमन पॉइंट्स थे इंडिया चाइना के बीच में, जहां हम पेट्रोलिंग करते थे, वो 65 से घट के 26 रह गए हैं। आपने उस पर कुछ नहीं कहा। खैर, फिर आपने बताया कि ये देश 2004 से 2014 के बीच घोटालों का देश था। आपने ये नहीं बताया कि 2G स्पेक्ट्रम वाले मामले में एक नोशनल 1,76,000 करोड़ का, 1,76,000 करोड़ का एक जो नोशनल लॉस उस समय के कैग साहब ने किया था, और उनको बाद में आपने किस तरह से उपकृत किया, उनका किस तरह से पुरस्कृत किया। खैर, जैसे मोदी जी की आदत है वो बार बार विपक्ष पर तंज और कांग्रेस पर तंज, ये तो उनकी आदत थी। उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष है इसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को तो के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जितनी बातें, सब एड्रेस में जितनी बातें थी, माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जितनी बातें थी सब बिल्कुल सही हैं। साहब उससे बड़ी बात कर रहा था, प्रेसिडेंशियल एड्रेस से ज्यादा बड़ी बात अडानी का आपसे रिश्ता था। वो बार बार इस चीज को आपसे पूछ रहा था, जो आप कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप एक और चीज कह रहे हैं। फिर आपने बात की 2008 का आतंकी हमला। 2008 का आतंकी हमला हुआ तो याद है सबको, उसको 2009 के इलेक्शन में भुनाया नहीं गया था जिस तरह से पुलवामा को भुनाया गया। 2008 का आतंकी हमला हुआ, फिर वो हुआ, उसके बाद किसी पार्टी ने उसको भुनाया नहीं था। फिर आपने बताया कि ईडी के डर की वजह से सब लोग हमारे सारे विपक्षी एक मंच पे आ गए हैं। ये तो आप खुद ही एडमिट किया ना, इसका मतलब कि आपने ईडी को किस तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी में तो जो आ जाता है वो ईडी प्रूफ हो जाता है, उसको तो ईडी कुछ करेंगे नहीं। अब आपने एक और चीज कही, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिसिज्म है। आप लोगों ने क्या क्या हरकतें की थी जब आप विपक्ष में थे, वो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन वो सिर्फ आपको याद दिलाने की दृष्टि से हमने किया था। पूरे भाषण में केवल इधर उधर की बात करते रहे, और जो प्रधानमंत्री जी की स्टाइल है वो थोड़ा गैप लेके पढ़ते हैं, धीरे धीरे करते हैं, और अगर सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हो तो वो और गैप लेते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हैं। एक ही बात को 4 बार, एक ही बात के एडजेक्टिव्स कई बार लगा के उसको, मतलब अगर आप 90 मिनट का कंटेंट को देखेंगे तो वो इतने मिनट का नहीं, वो आधे से भी कम मिनट का होगा। अब जो सबसे बड़ी बात आपने जो सबसे बड़ी ये बात कही, अब जैसे आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मोबाइल पे आने लगा है, अब ये सब बातें पार्लियामेंट में ये, खैर। फिर जो मुख्य बात ये थी कि आपने अडानी पर एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि राष्ट्रपति पर विपक्ष के सारे नेताओं ने जो सबसे बड़ी बात कही थी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस को के बारे में बात करते हुए सारे विपक्षियों ने, वो अडानी जी थे उसमें। आप उस पर बिल्कुल साइलेंट रह गए। आपने राहुल गांधी के सारे जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, आपके ऊपर एक तरह से आरोप लगाए थे, आपने उसका किसी का जवाब नहीं दिया, आप बिल्कुल साइलेंट रहे। अब इसका मतलब 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपने अपने, जैसा कहा जाता है कि आपके बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, आप उनके साथ उन्हीं के जहाज में आते जाते थे, या तो आपने उनकी दोस्ती खत्म कर दी, या ही इज नॉट डिफेंसिबल, आप उनकी अब रक्षा करने की स्थिति में नहीं रह गए क्योंकि आरोप इतने गंभीर हो गए, ये भी कारण हो सकता है। और चलते चलते एक अंतिम बात, जिसपे एकता यात्रा, मैं कभी कोशिश करूंगा कि आगे एक आध दिनों में कभी आपसे एकता यात्रा जो 1992 में थी, जिसके बारे में आपने मोदी जी ने बात की, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया ना वहाँ, ये कि माँ का दूध पिया है इत्यादि इत्यादि, ये प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह के शब्द कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शोभा नहीं दे रहे थे। अब दूसरी बात, बीजेपी को कब मिला राष्ट्रभक्ति प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल खड़गे जी थोड़ा गुस्से में नजर आए, और खड़गे जी का गुस्सा ये था कि जब उनको किसी ने उनकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, वो गुस्से हो गए, जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ गए थे। और वही वॉज जो जनरली वो रहता है, वो उनको ये लगा, उन्होंने कहा कि अब आप मेरी देशभक्ति की बात करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक जो सबसे जो अजीब सी चीज रही,
धनखड़ जी जो हैं, जिनको राज्यपाल थे और फिर उनको पुरस्कार स्वरूप जो उन्होंने जिस ढंग से ममता बनर्जी की एज चीफ मिनिस्टर उनको कितना अच्छा सहयोग दिया, सहयोग के कारण ही शायद उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, और वो कल चेयर में थे। वो लगातार खड़गे जी को टोक रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ उनको बोलने ही नहीं दे रहे थे। खड़गे जी को कहना पड़ा कि भाई आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं कुछ ना कुछ टोक रहे हैं। उन्होंने कहा भी मेरा फ्लो टूटता है मैं जब एक बात, तो मतलब कल धनखड़ जी बिल्कुल वो जो आप मीडिया में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह के वो एंकर पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, कल उस तरह का काम कर रहे थे। और एक और बात ये थी कि लीडर ऑफ द हाउस की भी बात आई कल, सुन के कभी देख के अफसोस होता है। लीडर ऑफ द हाउस कौन है इस समय? पीयूष गोयल। आप अपने आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा कि इस राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस कौन कौन लोग रहे हैं, और फिर आपको लगेगा किसको बना दिया है। पीयूष गोयल जी की जो कितने अच्छा और कितना इनका प्रतिभा है और क्या क्या काम करते हैं। वो रेलवे के किसी, जब पहले रेलवे में रहे हैं, रेलवे के किसी कोई अधिकारी आपका मित्र दोस्त हो तो उससे बात कर लीजिएगा। क्योंकि अब एक नया ट्रेंड और शुरू हो गया है कि ओम बिरला साहब और धनखड़ जी, अब हर चीज में ये मांगा जाता है इसको सब्सटेंशिएट करिए। अरे पार्लियामेंट के अंदर सब्सटेंशिएट नहीं करना होता है, वो प्रिविलेज है। नहीं को सब्सटेंशिएट किए इसका मतलब अब इसके सारे कागज लेके आइए, आप इसको बोल नहीं सकते हैं। मोदी जी चाहे जो अनाप शनाप किसी के ऊपर आरोप लगाते रहें, लेकिन ये नहीं बोल सकते। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो जेएनयू के को टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब बोले, लेकिन यहां पे आपको सब्सटेंशिएट करना है विपक्ष के लोगों को। क्योंकि एक काम और हुआ है जो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, राहुल गांधी की जो स्पीच थी, जो 7 तारीख को उन्होंने जो बहुत ही हार्ड हिटिंग स्पीच थी, उस पर शायद 17 या 18 जगहों से एक्सपंज कर दिया गया है, उस कार्रवाई से हटा दिया गया है। जनरली ये जो एक्सपंज किए जाते हैं वो भाषा पे किए जाते हैं कि अगर कोई इस तरह की भाषा यूज करे कि माँ का दूध पिया है, बहन, ये सब जो करे, बहन का ऐसा वैसा करे, माँ का दूध एक्सपंज किए जाते हैं। लेकिन कंटेंट पे जनरली एक्सपंज नहीं होता है, आरोपों पे एक्सपंज नहीं होता है। लेकिन एक नई पर पार्टी है भाई, अब सबको खुश रखना है, बिग बॉस को, चलो ये भी सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल जो खड़गे जी हैं और जिस तरह से खड़गे जी जो आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, वो बीजेपी के लिए तो मुश्किल पैदा कर ही सकते हैं और कर रहे हैं। क्योंकि उनके सामने जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, वो कहीं मतलब उनके पॉलिटिकल वेट के आगे मेरे ख्याल में वो नहीं टिकते हैं। और अभी कर्नाटक में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी के लिए अगर ये डू और डाई है तो ये खड़गे साहब के लिए भी बहुत अहम इलेक्शन है। क्योंकि पहली बार एक इस तरह का हो रहा है कि कांग्रेस जो अभी तक सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार के आपस खींचतान में बटी हुई थी, उसको दोनों लोग ठीक से मिल गए हैं, दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं, और इनको नेतृत्व देने के लिए खड़गे साहब हैं। किसी का इंटरेस्ट किसी से क्लैश नहीं हो रहा है। खड़गे साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर की रेस में नहीं है, वो तो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। सिद्धारमैया ही पॉलिटिकल फेस हैं, डीके शिव कुमार उनके ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेल ऑयल्ड थिंग। दिक्कत बीजेपी क्या है, जहाँ पे येदियुरप्पा जी गुस्से होकर रिजाइन कर दिए हैं इत्यादि इत्यादि, वो कैसे होगा। तो अब जो खड़गे जी का जो मूल प्रश्न पे मैं फिर आ जाऊँ, खड़गे जी का ये गुस्सा होना कि ये मेरी देशभक्ति के ऊपर जो सवाल नहीं उठाए, और फिर वो काफ़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम लोग ओरिजिनल सन ऑफ द सॉइल हैं, वी आर द्रविडियंस, अब हम इसी देश के रहते हैं, तुम जो आर्यंस हैं ये बाहर से आए, इत्यादि इत्यादि। खैर, अब लेकिन बीजेपी को तो सर्टिफिकेट देने की आदत है, उनके यहाँ सभी लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, ईमानदारी का, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, ये सब का। खैर, अब तो गांधी जी का भी सर्टिफिकेट बांटा जाने लगा है। तीसरी बात, असम में 2026 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि असम में अभी एक बड़ा विवाद चल रहा है। वो चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है उसको लेके काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। असम में करीब 2500 से ज़्यादा लोग इस चाइल्ड मैरिज एक्ट के कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं। उन सबको एक टेम्प्ररी स्टेडियम में और टेम्प्ररी ग्राउंड में जगह बना के रखी जा रही। जेल में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, उनको वहाँ रखा जा रहा है। और हिमांता बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ये ज़रूरत पड़ी तो हम ये 2026 तक इस ड्राइव को चलाते रहेंगे, लोगों को अरेस्ट करते रहेंगे। अब ये मूल चीज़ क्या है ये ज़रा समझ लीजिए। असम के चीफ मिनिस्टर के अनुसार पिछले वर्ष आसाम के जो 6.2 लाख गर्भवती महिलाएं थीं, 6,20,000 जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसमें से 17%
टीनेजर लड़कियां थी। अब किशोरियों का मां बनने की जो समस्याएं हैं, बच्ची कम एज होती है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, उसकी वो अपनी समस्या, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, समस्या है इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी क्या किया है कि इसमें दो तरह के केसेस दर्ज करने शुरू किए हैं। जिन व्यक्तियों ने 14 से 18 वर्ष के साल की लड़की से शादी की है, उनके ऊपर जो केस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा रहा है। और दूसरा, स्टेट कैबिनेट ने एक अप्रूव किया है कि जिन व्यक्तियों ने 14 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी हुई है, उसको पॉक्सो 2012 के एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो इसके लिए बहुत प्रोएक्टिव हो गए है असम में सरकार। हो ये रहा है, लेकिन ये जो ज्यादातर लोग पकड़े गए हैं और जो हुए हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ज्यादातर उसमें मुस्लिम समुदाय के हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। कई जगह, ज्यादातर जगह ये है कि लड़की और लड़की ने भाग के शादी की है, मैरिजेबल एज की नहीं है, जो लड़की के माता पिता हैं उसको वापस लेने से मना कर रहे हैं। लड़के और उनके ने खुशी खुशी उससे शादी की है, लेकिन अगर वो मैरिजेबल एज की नहीं है तो वो एक इशू बन रहा है। एक और चीज़ है, असम में चाइल्ड मैरिज के कारण जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो माँ और बच्चे की जो मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा वो जो एक डेटा की ये कह रहा है कि असम स्टेट में 31% जो शादियां हैं वो प्रतिबंधित उम्र में होती हैं। दे आर एट इन द एज जहां पे उस पे प्रोहिबिटेड है उस एज में शादी करना। सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये जोर जबरदस्ती, जेल में बंद करना, सजा देना है, या शिक्षा, अवेयरनेस, सोशल और इकोनॉमिक हालात को ठीक करना, ये सब है। क्योंकि एक मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, इस देश में एक सबसे बड़ा एक कार्यक्रम जो अच्छा था, जो उस समय वो था नसबंदी, जो देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए था, उसको जबरदस्ती लागू किया गया था इमरजेंसी के दौरान। तो उसका क्या हश्र हुआ ये हमको याद है। इसमें जो असली दिक्कत है वो ये है कि इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि इसके लिए शिक्षित, मुझे लगता है कि जोर जबरदस्ती से ज्यादा शिक्षित करना और अवेयर करना उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक ऐसा नेता जिसको हिंदू मुस्लिम करके वोट बढ़ते हो, तो वो इसी चक्कर में उनका कहना है कि 2026 तक हम इस अभियान को चलाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो उनके वोट भी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।